अच्छा, यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना? हेलो। जी, सबको सुनाई आ रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, सुनाई आ रहा है। ठीक है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और सब आप आए यहाँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का व्याख्यान है हमारा हिंदू साम्राज्य स्थापना दिवस एवं छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य आरोहण के ऊपर। तो मैं ये बात एक छोटे से वाक्य से शुरू करना चाहूंगा। आज से करीबन 3 साल पहले की बात है, 2017 के फरवरी की बात। मैं और मेरे दो कॉलेज वाले जो दोस्त थे, हम किसी क्विज कंपटीशन पे गए थे। तो मेरे बाकी जो दोस्त थे, एक पंजाब से था, एक चंडीगढ़ से था और एक मैं था। वो क्विज में थोड़े बहुत प्रश्न हिस्ट्री के भी थे। तो प्रश्न पूछा गया कि शिवाजी महाराज की तलवार का नाम क्या था। तो उन दोनों की नजरें मेरे ऊपर आके टिक गई कि भाई ये जवाब तो तुम ही बताओगे। तो मैंने बता दिया कि भवानी नाम था उनकी तलवार का और पॉइंट्स हमको मिल गए। पर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि चलिए खैर, मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे तो पता है कि शिवाजी महाराज के थोड़ा बहुत इतिहास हमने अपने मम्मी पापा दादा दादी वगैरह थोड़ा बहुत कहानियों में सुना है, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है, तो हमें पता है। पर शिवाजी महाराज के बारे में बाहर बहुत कम लोगों को पता है। तो मैंने यही सोचा कि इसी प्रकार थोड़ा परिस्थिति को अगर हम उल्टा कर दें और प्रश्न शिवाजी महाराज की जगह अगर महाराजा रंजीत सिंह पे होता, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मुझे नहीं पता होता और उन दोनों को पता होता। अगर प्रश्न जो कि अहोमिया सेनापति लचित बोरफुकन के ऊपर होता, तो शायद हम तीनों को नहीं पता होता। प्रश्न यदि विजयनगर और राजा कृष्णदेव राय के बारे में होता, तो भी हम शायद तीनों को पता हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। तो यहीं पे अगर ये प्रश्न होता कि बाबर का बेटा कौन था, तो पट से जवाब आता, एकदम ऐसा वो स्पाइनल लेवल पे रिफ्लेक्स होता है ना, वैसे तुरंत जवाब आ जाता। हुमायूं का बेटा कौन था, तुरंत जवाब आ जाता। ताजमहल किसने बनवाया, तुरंत जवाब आ जाता। ये पूछा जाता कि जो प्लासी की लड़ाई थी उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तुरंत जवाब आ जाता। तो ऐसा क्यों है कि ये जो मैंने दूसरी श्रेणी के सारे प्रश्न बताए, उसके बारे में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिए जिसने कम से कम 10वीं तक अभ्यास किया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो जवाब दे देगा। और यहीं पे अगर हम शिवाजी के बारे में पूछ लें, कृष्णदेव राय के बारे में पूछ लें, लचित बोरफुकन के बारे में पूछ लें, तो नहीं बता पाएंगे बहुत लोग। तो इसमें पूरी तरह से गलती हमारी सबकी भी नहीं है, क्योंकि हमें इतिहास कुछ इसी प्रकार पढ़ाया जाता है। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हूं, तो एटलीस्ट सीबीएसई के बारे में तो मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि एनसीईआरटी की जो 10वीं तक की किताबें हैं, उसमें जो हिस्ट्री की पढ़ाई है इसी प्रकार होती है। कहीं पे शुरू होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से, फिर वहां से होते होते वो कहानी आके आती है दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पूरी डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ना कुतुबुद्दीन ऐबक, तुगलक, फिर उसके बाद आ जाते हैं मुगल, पूरा इतिहास मुगलों का चलता है। और उसके बाद सीधा हम जंप करके आ जाते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो अपना कॉलोनियल इतिहास है, फ्रीडम स्ट्रगल, उस पर आ जाती है बात। ये मैंने सोचा तो लगा कि इतनी बड़ी आयरनी है कि हमारी जो इतिहास की किताबें हैं, एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें एक पूरा चैप्टर आप मान सकते हैं किस चीज को दिया गया है, क्रिकेट। क्रिकेट का खेल है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां इंग्लैंड में कैसे बना, फिर वो कैसे कैसे फैला इंग्लैंड की कॉलोनीज में, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। पर उसी किताब में शिवाजी, कृष्णदेव राय, ये सब एट बेस्ट एक एक पैराग्राफ, वो कहते हैं ना, दे रिड्यूस टू फुटनोट्स लिटरली। तो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि हम हिस्ट्री के नाम पे पढ़ तो रहे होते हैं इतिहास, पर जिस तरह हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं रह जाता, इतिरास हो जाता है। रास माने क्षीण होना, अल्प होना, ओझल होना। और मैं इसको इतिरास, इस
शब्द को मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ इसको रास कहने का कारण एक ही नहीं है, इसका कारण दो लेवल पे है। हम जिस प्रकार अपना कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं ना कि एक पूरा कॉन्टिन्यूम होता है फ्रॉम डिसीज टू इम्पेयरमेंट टू डिसेबिलिटी टू हैंडीकैप, तो इसी प्रकार इस तरह से जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें जो डिसीज है वो ये है कि हम जो भारत के आज का जनरेशन है हम अपने ही इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं। वी आर इग्नोरेंट ऑफ आवर ओन ट्रू रियल हिस्ट्री। और इस डिसीज के कारण हैंडीकैप क्या हो जाता है कि हमारा जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना इतिहास है, उसके ऊपर से जो कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म हो जाता है। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम तो एक हारा हुआ समाज है, एक हारी हुई सभ्यता है कि जिसका मन किया बाहर से आया उसने हराया, और जो भी आजकल भारत में हम जो देख रहे हैं सब कुछ जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए उन्हीं का दिया हुआ है। ताजमहल ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए, अपना ये जो रेलवेज ले लीजिए, हमें लगता है कि बस जो भी किया उन्होंने किया, बाकी हम तो एक हारा हुआ गुड फॉर नथिंग टाइप की हमारी सभ्यता रही है। तो इससे बहुत रियल प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि हम हर चीज के लिए वी हैव दिस टेंडेंसी टू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स रादर देन बीइंग कॉन्फिडेंट इन आवर ओन सेल्व्स। ड्यू टू दिस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वी स्टार्ट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा जो मैंने अब तक बताया क्यों बताया, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ये इग्नोरेंस एग्जिस्ट करती है हमारे हिस्ट्री के बारे में, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम ऐसी हिंदू साम्राज्य दिवस जैसी इवेंट्स को सेलिब्रेट करें, उनको हम इंश्योर करें कि वो परकुलेट करें हर लेवल पे। क्योंकि इसी के द्वारा, जैसे अभी किसी को आप कहे तो हिंदू साम्राज्य दिवस, तो कहने वाले कहेंगे कि अरे बड़ी शोविनिस्टिक बात है, अरे बड़ी कम्युनल बात है, अरे बड़ी बिगटेड बात है, और कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे अरे ये बस संघी भक्तों के अलग अलग से चौचले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उन असलियत में ये कोई कम्युनल या बिगटेड बात नहीं है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल समयोचित बात है जिसके द्वारा हम जो अनजान हैं उनको जानकारी दे सकते हैं हमारे असली इतिहास के बारे में। क्योंकि जो हमारे वहां कहते ही हैं कि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु का या जो हम एजुकेशन लेते हैं उसका काम ही ये है कि अंधकार से या अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की तरफ हमें ले जाए। तो हमारे एजुकेशन में तो नहीं हो पा रहा, तो अब समाज को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इस साल मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस हैं, सोशल मीडिया है, उस पर ये हिंदू साम्राज्य दिवस के बारे में लोग शुभकामनाएं दे रहे थे, और इसके कारण लोगों को पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हारते ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा कोई पहले अस्तित्व ही नहीं था, कि इंडिया इज जस्ट अ कॉन्स्ट्रक्ट व्हिच केम इन 1947 और आफ्टर द ब्रिटिशर्स, एंड नथिंग लाइक दैट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एग्जिस्टेड प्रायर टू इट। तो अब जब हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि ये दिवस को मनाना जरूरी है, तो अब हम इस पर चलते हैं कि हम इसी वक्त हम इस दिवस को इस पर्टिकुलर डेट पे क्यों मनाते हैं। आज 6 जून है। 6 जून 1674 में, आज ही के दिन 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था, या हम जो कहते हैं राज्याभिषेक हुआ था। 6 जून जो है वो अपना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, और अगर अपन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बोलें तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन। ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक वाटरशेड इवेंट था, एपोकल इवेंट था, एक हिस्टोरिक इवेंट था। क्योंकि जिस समय काल में शिवाजी आए थे उस वक्त हम करीबन 400-500 सालों से भारत की जो भूमि थी वो एक के बाद एक जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनसे त्राहिमाम कर चुकी थी। और उस समय में भारत में ये जो शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ, गादी रजवाड़े तो बहुत आए, बट पहली बार किसी का ऐसा विधिवत राज्याभिषेक हुआ बहुत सालों में, और उनको छत्रपति की टाइटल दे दिया गया।
So that put him in a way at par, at level with the Mughal Samrat who was sitting in Delhi. Of course, अपना अगर हम वीरता की बात करें, चरित्र की बात करें, तो शिवाजी महाराज जो हैं वो कोसों आगे थे, but just by way of formality that put him at the same status as the Mughal Samrat in Delhi. और ये वीर सावरकर जी के ही शब्द हैं, उन्होंने कहा है, जय हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, अर्थात हिंदू धर्म के अंदर जो नृसिंह पैदा हुए, नरसिंह भगवान के समान जो थे, वो थे शिवाजी राजा। तो जो 6 जून की घटना है, 6 जून 1674 की जो घटना है, इससे शिवाजी महाराज की जो जर्नी शुरू हुई थी रोहिदेश्वर में, उन्होंने केवल 15 साल के थे तभी, 1645 में, ही वाज जस्ट 15 इयर्स, तब उन्होंने शपथ ली थी स्वराज की स्थापना की। उस जर्नी का जो लॉजिकल कल्मिनेशन था, दैट वाज द कोरोनेशन या राज्याभिषेक ऑफ 6 जून 1674। तो अब ये तो बोलते ही है कि those who fail to learn from history are condemned to repeat it। तो अब जो आगे का हमारी चर्चा होगी, उसमें हम शिवाजी महाराज के कुछ चंद किस्से के बारे में मैं बात करूंगा, और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उन किस्सों से, उन घटनाओं से हम क्या सीख ले सकते हैं। क्योंकि जो चैलेंजेस भारत के समक्ष शिवाजी के समय में थे, उनमें से बहुत सारे चैलेंजेस आज भी हैं। रूप बदल गया है, पर चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां जो हैं, वो वैसी ही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम न केवल इतिहास के बारे में जानें, हम ये भी विचार करें कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि 1645 में 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज और उनके जो संगी साथी थे, उनके जो दोस्त थे, जो मावड़े कहते हैं, उन्होंने रोहिदेश्वर नामक जगह है, वहां पे शपथ ली थी स्वराज की। तो कौन सी स्वराज, कैसा स्वराज स्थापित करने की शपथ ली थी? क्या उन्होंने कहा था कि मैं एक शिवाजी वंश का स्वराज चाहता हूं? क्या उन्होंने कहा था कि मैं एक मराठा स्वराज चाहता हूं? नहीं, उन्होंने 15 साल की उम्र थी केवल, पर क्या कहा था कि हमें हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है। हिंदवी स्वराज, इसमें ना तो कोई जाति का भेद, ना तो कोई प्रांत का भेद, ऐसा कोई भेद नहीं था। हिंदवी स्वराज, पूरे हिंदुस्तान का स्वराज, पूरे जो हिंदुस्तान की संस्कृति में आस्था रखने वालों का स्वराज, उसकी बात करी थी। तो ये बहुत अप्रिशिएबल है कि केवल 15 वर्ष की आयु में उनका विचार कितना स्पष्ट था। आज किसी 15 वर्ष जब हम रहे होंगे, हम क्या करते होंगे कि वीडियो गेम कैसे खेलना है, अपना पढ़ाई कैसे करनी है। और ये उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में शपथ ली थी कि मैं क्या स्थापित करूंगा, तो हिंदवी स्वराज स्थापित करूंगा। अब आजकल जो अपने आप को शिवाजी की लेगेसी का रक्षक बताते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे उस लेगेसी पे बैरियर्स डाल दिए हैं, प्रांत के, कि ये प्रांत का इस प्रांत का है, ये पर प्रांतीय है, वगैरह वगैरह। पर शिवाजी महाराज ने कभी ऐसा कोई विचार मन में नहीं रखा। हाल आपको जान के ताजुब होगा कि शिवाजी महाराज का जो हम राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं, तो राज्याभिषेक को लीड करने वाले पंडित कौन थे? वे पंडित गागा भट्ट थे, वाराणसी या काशी से जो आए थे इस कार्य के लिए। तो अब बात ये भी है कि जो एक अपना, खासकर मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, कि एक तबका है यहाँ जो हर जगह भारत में जो अपने आप को ये इतिहास के गार्डियन जो समझ के बैठे हैं, वो जो शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है उसमें भी एक वो एंगल डालते हैं कि इट वाज अ फाइट ऑफ द सबऑल्टर्न। ये शोषितों का संघर्ष था, जिसने जो कि सो कॉल्ड अपना बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको एम्पावर किया अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके आजकल तो, क्योंकि ये कुछ वक्त पूर्व ये यहाँ पे महाराष्ट्र में रिजर्वेशन के ऊपर भी काफी हीटेड डिबेट्स होते थे, तो बार बार ये प्रयास होता था कि इसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए। पर जहां तक मेरा मानना है, मैं भी मानता हूं कि जो शिवाजी महाराज की लड़ाई थी, दैट वाज अ फाइट ऑफ द सबऑल्टर्न।
दैट वाज, वो जरूर शोषितों का संघर्ष था, पर इसमें क्लियर बात यह रखने वाली है अपने मन में कि शोषित कौन था और शोषणकर्ता कौन था। शोषित वह था, इस भूमि का, भारत भूमि का वह भूमि पुत्र था जिसको इस भूमि पे अपना धर्म, अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए जिजिया कर देना पड़ रहा था। शोषित वह व्यक्ति था जिसको अपनी, जब किसी के घर पे मृत्यु हो जाती थी तो जो अंतिम यात्रा निकालते हैं उसमें राम का नाम लेने से पहले सोचना पड़ता था। शोषित हर वह व्यक्ति था जिसकी बहु बेटियों के ऊपर हमेशा वह खतरा रहता था कि पता नहीं कब वो इनके जो सैनिक आएंगे और उठा करके लेके चले जाएंगे और धर्म परिवर्तन करा देंगे। शोषित हर वह व्यक्ति था जिसके ऊपर हर दम तलवार की धार पे धर्म परिवर्तन होने का खतरा मंडराता रहता था। तो ये शोषित थे जिनका ये संघर्ष था। इस शोषितों में कोई जाति का एंगल नहीं था, कोई प्रांत का एंगल नहीं था। पूरे भारत के जो सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग थे वो शोषित थे। और शोषणकर्ता कौन थे? शोषणकर्ता वे लोग थे जो भारत के, या तो भारत के बाहर से आए थे या भारत के बाहर से जो आए थे उनके वंशज जो यहाँ भारत में टिक गए थे और जिन्होंने सत्ता हथिया ली थी और यहीं की संस्कृति को, यहीं की परंपरा को, यहीं की संस्कृति, यहीं की परंपरा के पालन को उन्होंने मुश्किल बना दिया था यहीं के रहने वालों के लिए। तो ये बात बहुत क्लियर रखना जरूरी है अपने मन में। दूसरी बात, हम शिवाजी से ये भी सीख सकते हैं कि उन्होंने स्वराज्य की बात तो की ही की, पर स्वराज के साथ साथ उन्होंने एक सुराज्य का भी मॉडल प्रस्तुत किया। एक घटना आती है कि कल्याण के किले पे शिवाजी महाराज की जो सेना है धावा बोलती है और कल्याण का किला विजय करती है। तो फिर कल्याण जो किले, जो किले से उन्होंने जो जो सामान बरामद किया होता है वो शिवाजी को दिखाया जा रहा होता है कि ये इतनी तोपें हैं, इतने घोड़े हैं, इतना हीरा जवाहरात है। फिर एक अंत में जो उनका वहां जो उस एक्सपेडिशन, कल्याण फोर्ट को जीतने के एक्सपेडिशन का इंचार्ज होता है, वो शिवाजी महाराज से कहता है कि महाराज एक और वस्तु भी है जो आपको अभी तक दिखाई नहीं है। तो वो महाराज शिवाजी कहते हैं कि ले आइए। तो फिर एक पालकी आती है और उसमें से एक स्त्री निकल कर आती है। वो स्त्री होती है वो जो कल्याण किले का पहले का जो किलेदार था उसकी डॉटर इन लॉ होती है, उसकी बहू होती है। तो शिवाजी महाराज पूछते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, इसके साथ क्या किया जाए? तो वो उनके जो दरबारी होते हैं वो कहते हैं कि महाराज शत्रु तो यही करता है कि ऐसी जो भी हारी हुए राजा की जो भी साथ में जो महिलाएं होती हैं उनको अपने हरम में शामिल कर लेते हैं या किसी भी सैनिक को या किसी को दे देते हैं कि जाओ ले जाओ, करो जो करना है इसके साथ। तो महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? हम यहाँ पे सिर्फ शत्रु को परास्त करने नहीं आए, हम यहाँ पे एक मानवता की हमें मिसाल भी देनी है, हमें सुराज्य भी देना है। और कहते हैं कि इनको आप पूरी इज्जत के साथ किले से आप इनको जाने दीजिए, इन्हें कोई इनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। और ये सुनकर वो जो बहू होती है और उसके जो पति होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा जो शिवाजी के जो शत्रु थे उनमें कभी ऐसा चलन नहीं था कि इस प्रकार सम्मान से बरती है अपने जिनको हराया है उनके साथ। ये हम स्त्री दाक्षिण्य या जो हम शिवलरी कहते हैं वो उसकी मिसाल शिवाजी राजा ने पेश करी। फिर आजकल हम ये सुनते हैं कि एक बड़ा ही इन वर्ड है, बड़ा क्या कहूं, नॉट से कंट्रोवर्शियल बट काफी चर्चित शब्द है, घर वापसी। तो आज से आप सोच सकते हैं कि जो घर वापसी थी, जो कि हिंदू धर्म से जो किसी कारण से जो जिसका नाता टूट गया था, उसको धर्म में, हिंदू धर्म में वापस लाने उसका पायोनियर कौन थे? वो और कोई नहीं, हमारे ही शिवाजी राजा थे, जो एक उनकी बहनोई ब्रदर इन लॉ बजाजी राव नायक निम्बाड़कर करके थे, उनका आदिल शाह ने जोर जबरदस्ती से इस्लाम धर्म उनसे कबूल करवा लिया था। कुछ वैसे ही शिवाजी के सेनापति थे नेताजी पालकर, उनको भी औरंगजेब ने फुसला करके, धमका करके कुछ इसी प्रकार इस्लाम अंगीकार करवा लिया था। फिर वो शिवाजी से फिर एक बार मिलते हैं और अफसोस व्यक्त करते हैं कि हम तो नहीं करना चाहते थे, बट हमें
जोर जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करवा लिया गया। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती करवाया गया, अब आप अगर चाहें तो आप हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं ये चीज 500 वर्ष पूर्व की थी, तो उसमें जो उस वक्त का समाज था, जो प्रीस्ट, जो पुरोहित वर्ग है, जो शास्त्र वगैरह के ऊपर जो जो है शास्त्र के ज्ञाता वगैरह हैं, उन सब ने बहुत विरोध किया कि अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक बार उन्होंने चले गए, वो तो गाय खाने वाले लोग हैं, उनके उसमें वो चले गए, धर्म भ्रष्ट हो चुका है, अपवित्र हो गए वगैरह वगैरह। पर शिवाजी बिल्कुल अपनी बात में अडिग रहे और उन्होंने कहा जो भी है हो ना हो, मैं इनको अवश्य से वापस हम अपने फोल्ड में लेंगे, हम इनको फिर एक बार हिंदू बनाएंगे। तो आप सोच देख रहे हैं कि उनका जो फोरसाइट है, कि उनकी सोच समय से आगे थी उस वक्त में। फिर एक बहुत ही चर्चित किस्सा है शिवाजी महाराज की जो जीवनी है उसका, जो अफजल खान वाला किस्सा है। तो अब हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो अफजल खान उस वक्त आज कर्नाटक में पड़ता है, वो बीजापुर नाम का इलाका है, वहां पे आदिल शाह का शासन चलता था। तो बहुत सारी आज का जो महाराष्ट्र, आंध्रा वगैरह का इलाका है, वो आदिल शाह और हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम शाह, उनके बीच में बटा हुआ था। तो शिवाजी ने जब अपना साम्राज्य खड़ा किया, हिंदवी स्वराज खड़ा करना शुरू किया, तो बहुत सारा इलाका जो था आदिल शाह से जीत लिया। तो आदिल शाह शिवाजी को परास्त करने के लिए अपने अति विश्वसनीय जो उनके सरदार थे अफजल खान, उनको भेजते हैं। अफजल खान जो है वो कहा जाता है 7 फुट ऊंचे, एकदम हट्टे कट्टे थे और बड़े आला दर्जे के योद्धा थे। तो बड़ी सी सेना लेके बीजापुर से चलती है उनकी सेना। अफजल खान जो खुद है हाथी पर बैठ के आ रहे हैं, और अफजल खान भी क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा जहां शिवाजी हैं वहां नहीं जाते हैं, वो थोड़ा लंबा रास्ता लॉन्ग कट लेते हुए आते हैं। और उसके पीछे उनका पर्पस यही होता है कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मैं तबाही करूंगा, और वो तबाही शिवाजी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके राज्य के लोग हैं, उनकी तबाही देख नहीं पाएंगे, और वो जहां पहाड़ों में है उससे वो सीधा सीधा मैदान में आके मुझसे लड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जहां जहां जाते हैं मंदिरों का विध्वंस करते हैं, जो बहु बेटियां हैं उनकी इज्जत लूट लेते हैं, और सारी हदें तो तब पार हो जाती है जो तब जब वो तुळजा भवानी का जो मंदिर है वहां जाके तुळजा भवानी की मूर्ति को भंग कर देते हैं, विक्षिप्त कर देते हैं। तुळजा भवानी कौन है? तो शिवाजी राजा की कुल देवी है तुळजा भवानी। तो ये वो सब कुछ करते हैं, पर शिवाजी जो हैं वो अपने जो पहाड़ी इलाके, जो सह्याद्री में उनके जो किले, वहां से हिलते नहीं। अब यहाँ हम उनसे क्या सीख पा रहे हैं? इनका धैर्य देखिए। एक काफी चीजें हम देख रहे हैं, एक तो धैर्य है इनका, और दूसरा उनमें वे क्षमता थी कि जो क्षणिक आघात है, जो अपने ईगो के चलते, ऐसा नहीं कि यहाँ उसने, जो हमारे शत्रु है उसने ऐसा कर दिया तो हम बस अब कुछ भी आओ देखा ना था और जाके उससे भिड़ लिए वहां पे। वो स्मार्ट गेम खेलते थे। वो अपने जो आजकल के जमाने में हम कहते हैं ना SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये उनका बहुत ही परफेक्ट था। उन्हें पता था कि जब तक अफजल खान अपनी बड़ी सी सेना को लेके प्लेन सपाट इलाके में है, अगर वहां में जाके उससे लड़ूंगा तो उससे जीतना बहुत मुश्किल है। पर एक बार वो पहाड़ों में आ जाए, सह्याद्री में आ जाए, जो हमारी जन्मभूमि है, उसको हम वी नो इट ऑन द बैक ऑफ आवर हैंड्स, एक बार वहां वो आ जाए, फिर हम उससे निपटने की सोचेंगे। तो बिल्कुल अपना धैर्य नहीं खोते हैं, बिल्कुल आवेश में नहीं आते, वो शांति से अपने वहां गढ़ है उनका, प्रतापगढ़, वहां बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है कि जो शिवाजी ने सोचा था वैसा ही होता है। अफजल खान की सेना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फिर एक बार वो पहाड़ी इलाके में आ जाती है। फिर उस बड़ी सी सेना का पहाड़ों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो उनके घोड़े और लाव लश्कर पूरा लेके आए थे, बड़ी बड़ी तोपें, हाथी वगैरह, उनके साथ मूव करना ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रतापगढ़ के नीचे जो प्रतापगढ़ थोड़ी ऊंचाई पर है, थोड़ा एक हिल है उसके ऊपर है, उसके नीचे एक जगह अफजल खान अपना बेस बिछा के बैठ जाते हैं। फिर तय होता है कि शिवाजी और अफजल खान के बीच में चर्चा होगी। वहां शामियाना, जहां अफजल खान का कैंप है, उससे थोड़ी सी दूर पे एक शामियाना लगेगा, दोनों मिलेंगे एक एक बॉडीगार्ड के साथ, एंड बोथ शिवाजी एंड अफजल खान विल बी अनआर्म्ड। दोनों कोई हथियार लेके नहीं जाएंगे, एज अ शो ऑफ गुड फेथ।
तो होता ये है कि शिवाजी यहाँ पे भी अपने शत्रु को बड़े अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं ना, उनका वो हम कहते हैं शठम प्रति शाठ्यम समाचरित। अगर शत्रु टेढ़ा है तो उससे निपटने के लिए हमें भी अलर्ट रहना होगा, हमें भी अपनी ट्रिक्स लगानी होंगी। तो शिवाजी जो है, लोग जनरली आगे कवच पहनते हैं, शिवाजी अपनी पीठ पे भी कवच पहन के जाते हैं, क्योंकि वो अपने शत्रु को बड़े अच्छे से पहचानते थे, कि उन्हें पता था कि शत्रु पीठ पर वार करने की कोशिश कर सकता है। तो होता भी ऐसा ही है कि दोनों गले मिलते हैं और अफजल खान ने कटार छुपा करके रखी होती है, वो निकाल के वो शिवाजी की पीठ पे वार करते हैं। तो शिवाजी के तो पीठ पे कवच लगा हुआ है, तो शिवाजी बच जाते हैं। और शिवाजी ने अपने हाथ में छुपा के रखे होते हैं वागनक, जो बोलते हैं, उससे वो अफजल खान का जो पेट होता है उस पर वार करते हैं और उनका पेट चीर देते हैं और अफजल खान वहां पे घायल हो जाते हैं। तो यहाँ उनसे जो सीखने वाली बात वही है कि अपने शत्रु को बड़े अच्छे से पहचानते थे और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ही जबरदस्त था। और इसके बाद वो क्या करते हैं, हमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि हमारी जो संस्कृति है, अहिंसा वाली संस्कृति है, ये बड़ी, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ हाफ ट्रूथ। हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते हैं, पर अगर कोई हम पर हमला करता है, अगर हमारी सुरक्षा पर बात आ जाती है, धर्म की सुरक्षा पर बात आती है, तब तो धर्मो रक्षिति रक्षितः वाला हिसाब तो श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ही कह दिया था कि भाई धर्म की रक्षा करने के लिए तो आपको हथियार उठाना ही है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब अफजल खान की मृत्यु हो जाती है, फिर उनका सर कलम करके जीजा माता के चरणों में लाकर शिवाजी रख देते हैं। तो जहां जरूरी हो वहां हमें हिंसा से भी काम लेना पड़े तो लेना पड़ सकता है, उससे कोई बिना जरूरी हिंसा ऑफ कोर्स हमें ना करें, बट जब आवश्यकता बनाए तो फिर करना ही पड़ता है। अब मैं दो छोटे किस्से सुनाऊंगा और उनका जो उनसे हमें क्या सीख मिल रही है वो दोनों का साथ में बाद में बताता हूँ। एक आता है शाइस्ता खान वाला किस्सा। शाइस्ता खान जो है वो औरंगजेब के मामा थे और औरंगजेब उनको भेजता है कि जाओ दक्खन में तुम जाओ और शिवाजी को हराकर मेरे लिए ले आइए। तो शाइस्ता खान निकलते हैं, आते हैं। तो वो कहानी लंबी है, पर हाँ, ये जो पूरा किस्सा है शाइस्ता खान और शिवाजी की जो जंग होती है उसके ऊपर मराठी में एक पोवाड़ा है। पोवाड़ा अर्थात बैले होता है, ऐसा गीत होता है जिसमें हम फोक सॉन्ग है जिसके माध्यम से हम कोई ऐतिहासिक घटना का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन है, उसमें कहते हैं कि शाइस्ता खान जो औरंगजेब का मामा है, वो जब औरंगजेब की सहायता कर रहे थे शिवाजी को पकड़कर लाने के लिए, हराने के लिए, तो शिवाजी के मामा उस वक्त क्या कर रहे थे? तो शिवाजी के मामा उस वक्त शाइस्ता खान से जाके मिल गए थे और शिवाजी को पकड़ने में सहायता कर रहे थे। दूसरा किस्सा कि शिवाजी के आगे बहुत सारे, शिवाजी से लड़ने के लिए बहुत सारे सरदार भेजे गए, अफजल खान, शाइस्ता खान, दौलत खान, ये सिद्दी जौहर, उनमें से कोई शिवाजी को नहीं हरा पाए। पर पूरे इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ कि शिवाजी पर इतना प्रेशर बन गया, शिवाजी के जो मतलब शिवाजी के ऊपर इतना कोई प्रेशर बना पाया कि शिवाजी को आके पुरंदर की ट्रीटी जो है, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं, वो साइन करनी पड़ी। दैट वाज फ्रैंकली वेरी डैमेजिंग फॉर द एम्पायर ऑफ शिवाजी, जिसमें उनको बहुत सारे जीते हुए किले लौटाने पड़े औरंगजेब को। फिर औरंगजेब को के दरबार में आगरा जाके प्रस्तुत होना पड़ा। तो आपको पता है जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कराने के लिए शिवाजी को मजबूर करने वाला सामने वाली जो औरंगजेब सेना का कमांडर कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। राजपूत थे, नहीं, राजस्थान के राजपूत थे वो। तो इन दोनों किस्सों को मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें मैसेज बड़ा क्लियर है कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो जब तक हम, उस वक्त के लिए भी ये बात उतनी सच है, आज भी उतनी बात सच है कि जब तक हम सब साथ मिलकर मुकाबला करेंगे तो कोई बाहर वाला नहीं है जो आके हमें कमजोर कर सकता है, हमें हरा सकता है। पर जब हमारे अपने ही लोग हमारे शत्रु का साथ देंगे हमारे खिलाफ, तब फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो अब ये सारी घटनाएं तो हमने बयान कर दी और हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली कि भाई हमारी शिक्षा में तो दिक्कत है कि हमें नहीं पता चल रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने पहले भी कहा कि जहां शिक्षा नहीं पहुंच सकती वहां समाज को पहुंचना पड़ेगा। और इससे अच्छा उदाहरण
जीजाबाई से बेहतर उदाहरण इसका क्या हो सकता है। जीजा माता जो शिवाजी की माता थी, उन्होंने लगभग अकेले हाथों ही शिवाजी की परवरिश करी, क्योंकि शिवाजी के जो पिता थे शाजी राजे भोसले, वो ज्यादातर वक्त उनके साथ नहीं रह पाते थे। वो कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए बाहर गए होते थे, या बीजापुर या जो हैदराबाद के निजाम थे उनके दरबार में रहते थे वो उस वक्त। तो जीजा माता ने शिवाजी के मन में बहुत बचपन से उनकी परवरिश ही कुछ ऐसी की कि उनके मन में ये स्वराज का, स्वतंत्रता का बीज उन्होंने डाला। तो यही मैं अभी पिछले वर्ष रक्षाबंधन में मैंने भी कोशिश करी एक छोटी सी अपनी तरफ कि मेरी जो कजिन सिस्टर्स हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कभी कपड़े देते हैं, कभी कोई खिलौना देते हैं। तो पिछले साल मैंने जो मेरी थोड़ी सी बड़ी कजिन्स हैं 8वीं 9वीं कक्षा में जो पढ़ लेती हैं किताबें, उनको मैंने किताब गिफ्ट करी, शिवाजी द ग्रेट मराठा, जिसमें शिवाजी के बारे में बहुत कुछ, जो पूरी उनका शिवाजी का बचपन से लेके मृत्यु तक का पूरा इतिहास बयान किया गया है। ये एक्चुअली एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक मराठी किताब है श्रीमंत योगी, जो कि रणजीत देसाई ने लिखी, बड़ी फेमस मराठी किताब है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ये मैंने मेरे कजिन्स को गिफ्ट किया ताकि उन्हें उनकी इतिहास की टेक्स्ट बुक्स के बाहर का भी जो असली इतिहास है वो पता चल सके। तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रयास हम भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो अब मेरी तरफ से तो मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं मीटिंग का अंत एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब म्यूट करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। अनम्यूट करें अपने आप को और मेरे साथ साथ मेरे पीछे दोहराएंगे एकदम, जय भवानी, जय भवानी, भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, भारत माता की माता की जय, वंदे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आपने सुना। ये धन्यवाद। देव जी धन्यवाद। तो हमारी यूनिट की तरफ से आपका जो वक्तव्य आपने दिया है हमने बड़े ध्यान से सुना, एंड आई होप आपने इसकी रिकॉर्डिंग की होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप हमें शेयर कीजिएगा ताकि इसको बार बार सुना करें और हम इसको आगे भी शेयर करेंगे, ताकि जो आपने ये 40 मिनट हमें दिए हैं, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इट वॉज इन सच अ सिंपल लैंग्वेज की, और बहुत इंसाइट आपने जो हमें शिवाजी का दिया। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में मैं एक व्याख्यान हुआ था शिवाजी के ऊपर, मैं और डॉक्टर धारीवाल सर उसमें थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिवाजी के विषय में कहा था कि एक महान नायक, एक महान संत, एक महान भक्त, एक महान राजा और एक महान व्यक्तित्व, तो वो सारी चीजें, और यकीन जानिए मुझे